सभी को जोहार। जाति विज्ञान के इस अगले क्लास में आज हम लोग अध्ययन करेंगे संस्कृति के प्रकार, अंग और परिवर्तन के बारे में। संस्कृति जो पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया था कि मानव अपने जन्म के पश्चात जो वो सीखता है, अपने व्यवहार में लाता है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है, अपने जीवन यापन करता है, वही उसकी संस्कृति होती है। आज जानेंगे उसके कितने प्रकार होते हैं तो और अंग क्या है और परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, कैसे संस्कृति परिवर्तनशील हो रहा है। तो देखते हैं पहला, संस्कृति के प्रकार। संस्कृति के प्रकार के बारे में पहला अध्ययन 1922 ईस्वी में एक पुस्तक आई थी सोशल चेंज, जिसके लेखक थे ऑगबर्न। उन्होंने संस्कृति को दो प्रकार में विभक्त किया था, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ये इम्पोर्टेंट है कि सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखा था, इसका प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक कौन है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो देखते हैं भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति को हम लोग समझ सकते हैं हार्डवेयर के रूप में, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं। ये सब सारे भौतिक संस्कृति के अंतर्गत में आता है। जैसे इसके अंतर्गत सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है, जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया है। मनुष्य ने जो भी आविष्कार किए हैं अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए किए हैं, जैसे घर, वस्त्र, आभूषण, उपकरण, वाद्य यंत्र, युद्ध यंत्र, कलपुर्जा, कलात्मक रचनाएं, हस्तकृतियाँ जितनी भी हैं, ये सारी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत में आता है। सीधी सी बात है, जिसको हम छू कर महसूस कर सकते हैं, जिसका उपयोग कर सकते हैं, वही सारी भौतिक संस्कृतियाँ हैं। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। भौतिक संस्कृति को मैकाइवर और पेज ने सभ्यता कहा है। ये पूछा जाता है कि किसने भौतिक संस्कृति को सभ्यता का नाम दिया है, तो मैकाइवर और पेज हैं। अगला है अभौतिक संस्कृति। इसको समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर के रूप में, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल इसको महसूस कर सकते हैं, इसको अपना कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत उन सभी अभौतिक और अमूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिसकी कोई माप तौल, आकार, रंग आदि नहीं होता है। यह संस्कृति समाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होता है। जैसे प्रथा, लोकाचार, जन रीतियाँ, विश्वास, परंपरा, कला, ज्ञान, धर्म। मतलब कि जितनी भी मानव व्यवहार की जो चीज़ें हैं, मानव व्यवहार के द्वारा वो अपनाता है, वो सीखता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। जन्म के पश्चात जो वो सीखता है और वो मानव व्यवहार में लाता है, वो सारे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें है कि तो दो प्रकार हमने आज देखा, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। ये चीज़ ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ये दोनों, कि किसने लिखा था, कब इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भौतिक संस्कृति और अभौतिक। यहाँ पे अभौतिक होना चाहिए, अभौतिक। यहाँ पर आ छोटा हुआ है, अभौतिक। ये जो है अभौतिक संस्कृति, ठीक है। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर। तो इसमें पहला जो देखते हैं, भौतिक संस्कृति होती है वो मूर्त होती है, मतलब कि ये इसका भौतिक रूप होता है, इसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और अभौतिक संस्कृति जो होती है ये अमूर्त होती है, मतलब कि इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, इसका हम लोग छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बाहरी जीवन से संबंधित। भौतिक संस्कृति जो है बाहरी जीवन, बाहरी सुख सुविधा
के लिए जो वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है वही भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है, जो कि बाहरी जीवन से संबंधित होती है, जबकि आंतरिक जीवन से संबंधित होती है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति में जितने भी मतलब कि मानव व्यवहार होते हैं जिनसे मानसिक सुख की प्राप्ति होती है उसके अंतर्गत ये आता है, जिसमें आंतरिक सुख की आंतरिक जीवन से संबंधित होता है। अगला पॉइंट हो गया तीव्र गति से परिवर्तनशील। भौतिक संस्कृति जो है वो तीव्र गति से परिवर्तनशील होती है। नई तकनीकी आई तो नई संस्कृति अपनाई। पहले के ज़माने में जैसे कल ही एक एग्जांपल लिया था सुई धागे का। सुई धागे का जब ये किया गया, इस्तेमाल किया गया, तो हाथ से सुई धागे का इस्तेमाल किया जाता था। अब मशीन आ गए, उससे तकनीकी विकास हुआ, तो ये भौतिक संस्कृति बहुत ही जल्दी और तीव्र गति से परिवर्तनशील होती है। अभौतिक संस्कृति धीमी गति से परिवर्तनशील होती है। किसी का मानव व्यवहार तुरंत चेंज नहीं होता है। मानव व्यवहार जो है धीरे धीरे चेंज होता है। अगर कोई एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भी जाता है तो नई संस्कृति को अपनाने में समय लगता है, वो तुरंत परिवर्तन उसमें नहीं आता है। या कोई नई संस्कृति अपनी संस्कृति में शामिल हो गई है तो उसको अपनाने में समय लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम स्थिर, मतलब कि ये निरंतर परिवर्तनशील होती है, स्थिर नहीं होती है। एक मनुष्य द्वारा ये अलग हो सकती है, दूसरे मनुष्य द्वारा वो अलग हो सकती है। लेकिन अभौतिक संस्कृति जो है ये अधिक स्थिर होती है, स्थिर होती है। मानव का व्यवहार जो है वो तुरंत नहीं बदलता है, वो धीरे धीरे बदलता है। शीघ्र ग्रहणशील। अभौतिक संस्कृति हम लोग शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। कोई नया फैशन आया, नई तकनीक आई, उसको हम लोग तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति में कोई नया व्यवहार या नया कोई चलन आया जिसको हम लोग तुरंत ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए, कोई बाहर की संस्कृति या विदेश की संस्कृति के कोई लोग आएँ तो यहाँ भारत में उसको लोग तुरंत ग्रहण नहीं करेंगे, धीरे धीरे ग्रहण करेंगे, वो तुरंत ग्रहण नहीं करेंगे। एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो विदेश में जैसे लिव इन पार्टनर होते हैं, मतलब बिना शादी के भी एक दूसरे के साथ वो लोग रहते हैं, पर भारत में वो संस्कृति नहीं है। लेकिन आज धीरे धीरे देखा जा रहा है बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये संस्कृति अपनाई जा रही है। जितने भी अविवाहित जोड़े हैं वो शादी से पहले ही वो रहने लगे हैं एक दूसरे के साथ। अगला हम लोग देखते हैं सरलता से मापा जा सकता है। भौतिक संस्कृति को माप तौल आसानी से किया जा सकता है, कितने हैं क्या हैं इसको ईजी है। और इसको जो अभौतिक संस्कृति है इसको सरलता से मापा नहीं जा सकता, इसे मापना संभव ही नहीं है। भौतिक संस्कृति जो है वो सरल है, तुरंत सीखा भी जा सकता है। लेकिन अभौतिक संस्कृति जो है इसको ये जटिल होता है, किसी दूसरे की संस्कृति को हम लोग तुरंत नहीं सीख सकते हैं। भौतिक संस्कृति जो है वो संचयी होती है, इसको संचय कर एक जगह रखा जा सकता है। लेकिन अभौतिक संस्कृति इसको संचय नहीं किया जा सकता है। उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकन। भौतिक संस्कृति जो भी उपयोग हो रहा है उसके आधार पर हम लोग ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये कितना उपयोगी है, कितना उपयोगी नहीं है। लेकिन अभौतिक संस्कृति को इसका उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकन संभव नहीं है। मतलब कि कोई संस्कृति जो प्राचीन काल से चली आ रही है, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आज के समय में ये कितना उपयोगी है, नहीं है। इसके लिए बहुत लंबा समय लगता है इसको अपनाने में, और लंबा समय लगता है कि ये कितना आज के डेट में कितना वैल्यूएबल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संस्कृति के अंग के बारे में। संस्कृति जो है, संस्कृति के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं संस्कृति के। पहला है संस्कृति तत्व। यह जो है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। यह भी पूछा जाता है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है। संस्कृति तत्व जो है वो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है जिससे बांटा या तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसे बांटा या तोड़ा नहीं जा सकता है। ये सबसे छोटे छोटे तत्व, छोटे छोटे मूल्य होते हैं संस्कृति के। अगला
सांस्कृतिक संकुल जो है, ये जितने भी सांस्कृतिक तत्व हैं उन छोटी छोटी इकाइयों का समूह, गुच्छा, बंच, इनको हम लोग सांस्कृतिक संकुल कहेंगे। इसमें छोटे छोटे मूल्यों को एक समूह में रख दिया जाता है, उन समूह को ही सांस्कृतिक संकुल कहेंगे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रतिमान। जब सांस्कृतिक तत्वों के समूह का एक नाम होता है, एक पहचान होता है, तो उसको ही हम लोग सांस्कृतिक प्रतिमान कहेंगे। जैसे छोटा कोई सांस्कृतिक तत्व है कि बड़ों का आदर करना, फिर बड़ों के आदर में पैर छूना, ये सब छोटे छोटे सांस्कृतिक तत्व हैं। इनको जब गुच्छों में आदर करना, उनका अच्छा व्यवहार करना, ये सारे एक समूह में हो गए। फिर उनका एक नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया कि बड़ों से अच्छा व्यवहार करना, ये सब सारा नाम दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र। संस्कृति का जहाँ तक विस्तार क्षेत्र है वही इसका सांस्कृतिक क्षेत्र है। मतलब कि एक तरह की संस्कृति कहाँ तक विस्तारित है वही उसका सांस्कृतिक क्षेत्र है। सांस्कृतिक क्षेत्र में विस्तार जितना ज़्यादा होता है उसमें भौगोलिक विशेषताएं भी आती हैं। भारत देश में ही लिया जाए कि पूरे भारत में ये हमारी संस्कृति है कि माता पिता और बड़ों का सम्मान आदर किया जाता है। लेकिन भौगोलिक विशेषताओं के कारण, भौगोलिक क्षेत्र विशेषताओं के कारण व्यवहार में अंतर आता है, लेकिन आदर तो सारे जगह समान रूप से ही किया जाता है। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल भी लिया जाए, हमारी संस्कृति है विवाह की संस्कृति। विवाह संस्कृति पूरे भारत देश में समान है कि विवाह होना चाहिए, विवाह होता है, लेकिन विवाह की पद्धति और विवाह का जो उसका जो प्रोसेस है वो सारा भौगोलिक विशेषताओं के कारण, भौगोलिक क्षेत्र विशेषताओं के कारण अलग अलग होता है। तो ये सारे अंग हैं संस्कृति के, 4 अंग। ये पूछा जाता है कि संस्कृति के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। अगला हम लोग का पॉइंट है संस्कृति परिवर्तन के सिद्धांत। संस्कृति परिवर्तनशील है, ये क्यों परिवर्तित होती है, इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। संस्कृति जो है वो पर्यावरण परिवेश में बदलाव के कारण ये परिवर्तित होती है। किसी संस्कृति के तत्व और लक्षण जो है वो उनके तत्व और लक्षण के परिवर्तन को ही संस्कृति परिवर्तन हम लोग कहेंगे। ये जो परिवर्तन है नया आविष्कार और उसका विकास के कारण ये संभव हो पाता है। संस्कृति परिवर्तन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि यह परिवर्तन कहीं कहीं पे तीव्र भी होता है, कहीं कहीं पे मंद भी होता है। जैसे अगर भौतिक संस्कृति में देखा जाए, भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन अभौतिक संस्कृति जो है उसमें परिवर्तन बहुत ही मंद गति से होता है। इसमें से पहला सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये जानना आवश्यक है। पहला सिद्धांत दिया गया है उद्विकासवादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं टायलर महोदय। टायलर महोदय को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इनकी एक पुस्तक भी है प्रिमिटिव कल्चर, जो पिछले क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था। उद्विकासवादी सिद्धांत ये संस्कृति सिद्धांत का सबसे, सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि विकास के कारण किस प्रकार परिवर्तन आया है। इसमें टायलर महोदय को याद रखना है, लेविस महोदय, मॉर्गन ने भी ये बताया है कि मॉर्गन ने ये कहा है कि संस्कृति जो है वो आरण्य अवस्था, बर्बरा अवस्था से सभ्य अवस्था की ओर परिवर्तित हुआ है। मतलब कि आरण्य अवस्था मतलब जंगल का जीवन, फिर उसके बाद बर्बरा अवस्था मतलब धीरे धीरे लूटपाट वाला जीवन,
जिसमें कि कबीलियाई संस्कृति आती थी। सभ्य अवस्था मतलब जिसमें ग्रामीण संस्कृति, जिसमें कि सभ्य समाज, नगरीय समाज का विकास हुआ। ये सारे चीज़ हैं। ये सबसे प्राचीन संस्कृति है, इसको याद रखना है। टाइलर महोदय को याद रखना है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रसारवादी सिद्धांत। प्रसारवादी सिद्धांत, इसमें प्रसारवादी सिद्धांत है, ये दूसरा सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक हुए ग्राफ्टन एलियट स्मिथ हुए, विलियम जेम्स पेरी हुए, फ्रांज बोआस हुए और फ्रायट गैब्रन हुए। इसमें इन चारों को याद रखना है कि प्रसारवादी सिद्धांत के कौन कौन प्रतिपादक हुए। स्मिथ और पेरी ये कहते हैं कि संस्कृति जो है वो मिस्र से शुरू हुई थी और पूरे विश्व में इसका प्रसार हुआ। ऐसा किसका कहना है? स्मिथ और पेरी। स्मिथ और पेरी कहते हैं कि ये मिस्र से शुरू हुई थी। और बोआस ये कहते हैं कि संस्कृति का विकास किसी एक स्थान में नहीं हुआ, ये विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रूपों में हुआ। तो बोआस ये कहते हैं कि संस्कृति कोई एक जगह नहीं शुरुआत हुआ, वो विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न हुआ। सांस्कृतिक तत्वों और संकुलों के आधार को समझाने का प्रयास किया बोआस ने। मतलब कि छोटे छोटे जो तत्व हैं वो एक जगह विकसित नहीं हुए, वो विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार से ये विकसित हुए। संस्कृति परिवर्तन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रसार हुआ, ये प्रवास के कारण भी प्रसार हुआ। जैसे लोगों का प्रवास क्यों होता था? प्रवास होता था कि घुमंतु प्रवृत्ति के होते थे, शिकार आखेट जीवन अपनाते थे, उसके कारण भी एक जगह से दूसरी जगह का प्रवास होता था। इसी कारण से संस्कृति का प्रसार भी हुआ। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट है प्रकारवादी सिद्धांत। प्रकारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये B.K. मेलिनोस्की हैं, जो ब्रिटेन के निवासी थे। इन्होंने संस्कृति को एक नया आयाम दिया और इनके प्रकारों की चर्चा की। जो इनकी पुस्तक है डायनामिक्स ऑफ कल्चर चेंज, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि डायनामिक्स ऑफ कल्चर चेंज के लेखक कौन हैं? तो ये B.K. मेलिनोस्की हैं। इन्होंने बताया कि संस्कृति की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, और आवश्यकताओं के अनुसार जो परिवर्तन हुए, जो विकास हुए, नए आविष्कार हुए, उसी के कारण संस्कृति में परिवर्तन आया। आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। जब आवश्यकताएं बढ़ी तो नए आविष्कार हुए तो पुराने को बदल करके नया अपनाया गया, जिसके कारण संस्कृति में परिवर्तन आया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये पुस्तक के बारे में अक्सर पूछा जाता है। अगला है संरचना प्रकारवादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं रेडक्लिफ ब्राउन। इन्होंने बताया कि संस्कृति का अस्तित्व में बने रहने के लिए जो सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन आया, मतलब कि कोई भी जब नया संस्कृति आता है, कोई नया संरचना या नया चेंजेज आता है, तो संस्कृति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो नए चीज़ को अपना लेती है ताकि उसका अस्तित्व बरकरार रहे। जिस प्रकार शरीर का जो अंग है, शरीर का अंग जो है वो जीवधारी की संरचना के संबंधों को दर्शाता है, उसी प्रकार सामाजिक संरचना समूहों एवं व्यक्तियों की व्यवस्था को दर्शाता है ना। मतलब कि जिस प्रकार पहले के ज़माने में बोला जाता था कि मनुष्य का पूँछ होता था, लेकिन पूँछ का कार्य नहीं होने के कारण पूँछ अब लुप्त प्राय हो गया। तो नया परिवर्तन को क्यों अपनाया? वो अपने अस्तित्व में वो बने रहने के लिए। ठीक है, जैसे पूँछ के कारण भी
मनुष्य को दौड़ने में, शिकार करने में परेशानियां होती थी, तो वो धीरे धीरे अब लुप्त हो गया। अब मनुष्य पहले चार मतलब कि हाथ से और पैर दोनों से चलता था, लेकिन धीरे धीरे वो खड़ा होने सीख गया। खड़ा होने सीखा तो वो हाथ से अपना कार्य सारा करने लगा, जिसके उसको आसानी होने लगा काम करने में। काम करना भी आसान हो गया। तो जिसके कारण संरचना में जो चेंजेस आया और संस्कृति में जो चेंजेस आया वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख अगला पॉइंट है संस्कृति और व्यक्तित्व सिद्धांत। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जैसी संस्कृति होगी उसी के अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व होगा। इसमें संस्कृति और व्यक्तित्व के मध्य संबंध स्थापित किया गया है कि किस प्रकार संस्कृति के अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व विकसित करता है, और व्यक्तित्व में जो संस्कृति है वो गहरा छाप छोड़ता है। संस्कृति के अनुसार ही मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है, और व्यक्तित्व का संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात व्यक्तित्व के अनुसार ही संस्कृति भी चेंज होती है। ठीक है, इसके प्रतिपादक रूथ बेनेडिक्ट है। मार्केट मीड, ये सब याद रखने की बात है, रूथ बेनेडिक्ट को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं पर संस्कृति ग्रहण सिद्धांत। इसमें क्या है कि संस्कृति परिवर्तन में पर संस्कृति जो है दूसरे की संस्कृति एक कुछ तत्वों को आत्मसात कर लेती है, मतलब वो ग्रहण कर लेती है। हमारी संस्कृति में अगर कुछ दोष हैं तो दूसरे की संस्कृति से अपना कर उन दोषों को दूर किया जाता है। इसमें एक सा संस्कृति दूसरे संस्कृति से ग्रहण की गई सांस्कृतिक तत्वों का विकास करता है ना, और उसके संवर्धन पर भी बल देता है। पूर्व से चली आ रही संस्कृति ग्रहण से किसी भी संस्कृति का जो है वो प्रभाव पड़ता है। मतलब पूर्व से अगर कोई संस्कृति चली आ रही है, अगर दूसरे की संस्कृति को हम अपनाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हुए जूलियन स्टीवर्ट। इसमें कहा गया है कि जितने भी हमारी सांस्कृतिक प्रणालियाँ जो हैं वो पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। जैसा पर्यावरण होगा उसी के अनुसार हमारी संस्कृति भी रहेगी। संस्कृति का निर्धारण मौजूदा पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार ही होता है। मतलब कि जो भौगोलिक जो हमारी स्थिति होगी उसके अनुसार ही संस्कृति होगा। जैसे मैदानी संस्कृति कुछ अलग होगी, पहाड़ी संस्कृति कुछ अलग होगी, जंगलों की संस्कृति कुछ अलग होगी। अगर देखा जाए जैसे समुद्र के किनारे बसने वाले लोग, समुद्र के किनारे जो बसते हैं उनकी संस्कृति में अंतर होता है। वहाँ पे समुद्र से पाए जाने वाले मछलियों का सेवन ज़्यादा होता है, मांस मदिरा ये सब का सेवन ज़्यादा होता है। और जहाँ पे पहाड़ की संस्कृति होगी, पहाड़ में कुछ अलग संस्कृति पाई जाती है। मैदानों में जैसे रोटी खाने का प्रचलन होता है, चावल खाने का प्रचलन होता है। तो ये सब जो संस्कृतियाँ हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत को याद रखना है कि किस किस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हुए और उस सिद्धांत में क्या क्या बात कही गई है। ये अक्सर पूछा जाता है, कोई भी सिद्धांत पूछ देगा और पूछेगा कि इसके प्रतिपादक कौन है। जैसे उद्विकासवादी सिद्धांत, ये हमने बताया कि सबसे प्राचीन सिद्धांत है। टायलर महोदय को याद रखना है, लेविस महोदय को याद रखना है। ठीक है, तो ये सब सिद्धांत परिवर्तन के सिद्धांत हो गए। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है।